इनकम टैक्स, ये वर्ड जब जब हम सुनते हैं तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकम टैक्स किसी को देना पसंद नहीं है। सब चाहते हैं कि इनकम होता रहे और टैक्स ना पे करना पड़े। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के लिए इनकम टैक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रगति में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो एक शाबाशी आपको लेनी चाहिए कि आप भारत को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से, या ऐसा कहूं फाइनेंशियल मार्केट पर्सपेक्टिव से, इनकम टैक्स के क्या क्या प्रोविजन है जो आपको पता होना चाहिए, इस पे चर्चा करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं हूं शेयर बाजार में काफ़ी टाइम से। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और फाइनेंशियल मार्केट के अराउंड में इनकम टैक्स के प्रोविजंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। उस डॉक्यूमेंट को मैं एक रेफरेंस के रूप में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस किस तरह के टैक्स आपको फाइनेंशियल मार्केट में पे करने पड़ते हैं। यहां जब मैं टैक्स की बात कर रहा हूं तो मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। बाकी जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी मैं अभी चर्चा इस वीडियो में नहीं करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो पे जरा ध्यान दीजिएगा, इस डॉक्यूमेंट पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने क्लियरली एक्सेल शीट में कैटेगराइज कर दिया है कि क्या क्या टैक्स आपको पे करना पड़ता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, कैश मार्केट का मतलब हो गया जो डिलीवरी बेस अगर आप काम कर रहे हैं कैश सेगमेंट के अंदर में, कैश सेगमेंट मतलब एनएससी भी हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है, या कोई और एक्सचेंज भी हो सकता है। अगर आप उसमें काम कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट 12 महीने के पहले होता है, मतलब आज आपने अगर ट्रेड किया और आप 12 महीने के अंदर में उसको स्क्वायर अप कर दे रहे ट्रेड को, या आपने डिलीवरी उठाया और आपने 12 महीने के पहले ही डिलीवरी को दे दिया वापस, तो इसका मतलब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन तो है ही, क्योंकि आपने कमाया है, और 12 महीने के नीचे इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उस पर आपको 15% टैक्स पे करना होगा। अगर सपोज आपके लॉस होता है कि आज आपने लिया और 10 दिन बाद बेचा और आपको लॉस में बेचना पड़ गया, और साल के एंड में क्यूमुलेटिवली, मतलब सारे सौदे को अगर मैं मिला लूं और लास्ट में साल के एंड में मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आने वाले 8 साल तक वो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सपोज नेक्स्ट ईयर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो पुराना लॉस से वो सेट ऑफ हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना होगा। दूसरा, अगर 12 महीने के बाद अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आज मैंने लिया और मैं 12 महीने के बाद बेचा और मुझे प्रॉफिट हुआ, तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा अगर 1 लाख से ज्यादा आपका प्रॉफिट हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले वो फ्री था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि चलो अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा रहे हैं तो 10% टैक्स देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर आप 1 लाख तक कमा रहे हैं तब तो वो टैक्स भी आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके लॉस हुआ तो क्या होगा? वही बात है, लॉस हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 साल तक। लेकिन ध्यान रखिएगा, लॉस जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट अप होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस आपका हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन आपने उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से उसको सेट ऑफ कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत ही लॉजिकल है कि अगर लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट है 10%, तो गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगा ना कि वो 10% का लॉस कैरी फॉरवर्ड जो है वो 15% का टैक्स से एडजस्ट हो जाए। तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा फ्यूचर में। तीसरी बात, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं कैश मार्केट के अंदर में, तो ये कैपिटल गेन नहीं हुआ। अगर आप डिलीवरी नहीं ले रहे और सिर्फ आज लिया और आज बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप अगर आज ही काम कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं है ट्रेड करना। तो ये एक स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है। और जो आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब है, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स है, कॉर्पोरेट के लिए नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स है, अगर आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब जो है उसके अंदर में ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के रूप में ऐड हो जाएगा। अगर आपका लॉस हुआ तब फिर क्या होगा? अगर आपका लॉस है
तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सिर्फ 4 साल के लिए, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव इनकम है या स्पेकुलेटिव लॉस है, वो आपको सिर्फ 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा। और ये बात फिर ध्यान रखिएगा कि स्पेकुलेटिव लॉस केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो इसका मतलब आप अगर इंडिविजुअल है और इंट्राडे के अंदर में ट्रेड करते हैं तो आपको बिजनेस मानना पड़ेगा उसको, और अकॉर्डिंगली स्पेकुलेटिव टैक्स इसके अंदर में भरना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव टैक्स दोस्तों कोई अलग सा नहीं है, आपका जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है उसी के अंदर में ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के रूप में ऐड हो जाएगा। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई डिबेंचर और बॉन्ड आप ले रखे हैं अदर देन जीरो कूपन, कई ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक्सपायरी जब होती है उनकी तब उनको प्रिंसिपल रिडेम्पशन बहुत मिलता है। अगर इन सब में आपने इन्वेस्ट कर रखा है डेट फंड, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के अंदर में, और 36 महीने के नीचे आपने उनको बेचा है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपका जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से ही आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो आपके जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है जो गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल के लिए कर रखा है, आपको उसके आधार पे आपको टैक्स पेयर करना पड़ेगा। अगर आपके लॉस हो गए तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और किसी भी इनकम के साथ में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो टैक्स स्लैब है वो कोई भी और इनकम को एडजस्ट कर रहा है, तो लॉस भी किसी भी इनकम के साथ में आप एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, दोस्तों यहां पर लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन इज डिफरेंट इन विथ रेस्पेक्ट टू दीज फंड्स देन विथ रेस्पेक्ट टू इक्विटी। अगर आप इन फंड्स में 36 महीने से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म में माना जाएगा और उसमें आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके लॉस हो गए तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा 8 साल तक, और आप उसको डेफिनेटली अगर आप उसको एडजस्ट करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। एक बात की जानना बहुत जरूरी है, एक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर में इंडेक्सेशन का। तो जब आप 36 महीने के बाद कुछ भी बेचते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म आपको मिल रहा है उसका बेनिफिट, तब गवर्नमेंट आपको एक इंडेक्सेशन बेनिफिट भी देती है कि अगर 36 महीने बाद आपने बेचा है तो एक कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन हाई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल का एक इंडेक्स निकालता है, उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं। तो वो आपको कहता है कि ठीक है आप 20% टैक्स दीजिए उस इनकम पे, उस प्रॉफिट पे, जो कि आप उसको इंडेक्सेशन से एडजस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बाद में आप किसी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिटेल में समझिएगा, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल है। अगर कहीं आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल सकता है तो उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, वो है कि अगर आप कैश मार्केट के अंदर में काम करते हैं बहुत रेगुलरली और आप इन स्टॉक्स को बिजनेस मानते हैं, ये आपके बिजनेस का पार्ट है। देखिए दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक है कि मेरा काम कुछ और है और मैं स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम कुछ कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप इन्वेस्टर हैं। लेकिन आप कुछ और नहीं कर रहे हैं और ये जो स्टॉक्स आप होल्ड कर रहे हैं ये आपके बिजनेस का ही पार्ट है, तो आप इसको स्टॉक इन हैंड मानेंगे। इसका मतलब आपके बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहा है, इसलिए आप ये स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। इन दैट सिनेरियो ये आपका बिजनेस मान लिया जाएगा और एज अ बिजनेस इनकम ही ट्रीट होगा। अब वो कौन सा सिनेरियो है जब गवर्नमेंट आप इसको बिजनेस मानेगा या गवर्नमेंट इसको एसेट मानेगा, ये बहुत क्लियर कट जानना जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इसी के अंदर में डिस्प्यूट होता है। और यू एज एन इंडिविजुअल आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि ये इनकम जो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके बना रहे हैं वो नॉर्मल स्लैब में टैक्स ना हो जाए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो 15% ही लगता है, लॉन्ग टर्म होता है तो 10% लगता है। लेकिन अगर आप इसमें रेगुलरली कुछ काम करेंगे तो डिपार्टमेंट शायद इसको बिजनेस इनकम मान ले और आपका टैक्स रेट इस पे काफी हाई लग सकता है। मैं पॉइंटर्स वो बताऊंगा दोस्तों कि किस किस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं कि क्या नहीं करें ताकि ये जो स्टॉक है आपका वो बिजनेस इनकम के रूप में ट्रीट ना हो। देखिए यहां पर कई सर्कुलर्स हैं डिपार्टमेंट के
और उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। मैंने इसको समराइज करने की कोशिश की है कि क्या क्या की पॉइंटर्स होने चाहिए जो आपको ध्यान रखना है। पहला, अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब आप जो अपने लिए खुद के लिए बुक्स बनाते हैं, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं तो वो कैपिटल गेन में ट्रीट होगा। अगर आप उसको स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहे हैं तो वो बिजनेस की तरह ट्रीट होगा। तो बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, जिसके अंदर में वो एसेट के अंदर में, इन्वेस्टमेंट के अंदर में ही इन स्टॉक्स को दिखाए, स्टॉक को एज अ करंट एसेट नहीं दिखाए, एज अ इन्वेस्टमेंट दिखाए। दूसरा, अगर आप किसी कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं या किसी पार्टनरशिप फर्म में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उनका जो चार्टर डॉक्यूमेंट है, जैसे कंपनी के लिए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वहां पर कहीं पर भी गलती से लिखा ना हो कि ये स्टॉक्स जो है स्टॉक इन ट्रेड के रूप में यूज किया जाएगा, नहीं तो इसको वो लोग बिजनेस इनकम मान लेंगे। तीसरा पॉइंट, देखिए, अगर हमने एक्स कैपिटल मार्केट में डाला है, से मान लेते हैं 10 लाख रुपए हमने डाला है, और आप 1 करोड़ का टर्नओवर कर देते हैं पूरा साल भर में, इसका मतलब आपका तो काम ही है ट्रेड करना, तो वो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। तो कितना शेयर में काम करें, क्वांटम ऑफ ट्रेड, कितना मैंने परचेज किया, कितना मैंने सेल किया, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो जितना कम आप इन आउट करेंगे, परचेज सेल करेंगे, उतना चांसेस है कि आप इसको एसेट के रूप में दिखा पाएंगे और आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका ये जो इनकम है रेगुलर इनकम के रूप में टैक्स हो सकता है। चौथा, होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज। आपने आज लिया, 3 दिन बाद बेच दिया, इसका मतलब आपका इंटेंट ही था कि आप इसको रेगुलर ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। आपने आज लिया, आपने 6 महीने बाद बेचा, इसका मतलब आपका इंटेंट था कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या ड्यूरेशन है आपका ट्रेड का, ओपन ट्रेड का, यह भी डिसाइड करता है कि क्या ये स्टॉक इन ट्रेड होगा या इन्वेस्टमेंट होगा। और पांचवा, जो कि थोड़ा सब्जेक्टिव है, वो है इंटेंशन क्या है आपका। क्या इंटेंशन ये था कि आपको रेगुलर ट्रेडिंग करना है, क्या इंटेंशन ये था कि आपको लेके बैठे रहना है और इन्वेस्टमेंट के रूप में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। सो दोस्तों, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम कमाई के पीछे तो लगे हैं, बट टैक्स ट्रीटमेंट को हम नहीं समझ रहे हैं। और अगर कमाई करते रहेंगे और फाइनली उसको अगर जब बिजनेस इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा, तो नेट में जो पैसा बचेगा घर पे वो काफी लिमिटेड होगा। तो अगर आप थोड़ा प्लानिंग करें कि मैंने कैपिटल अगर 10 लाख डाल रखा है, तो मैं 20 लाख से 25 लाख से ज्यादा का टर्नओवर नहीं करूंगा। मैं किसी शेयर को खरीद रहा हूं तो मैं हर हफ्ता नहीं ले बेचू करूंगा, मैं प्रॉब्ली महीने में या 2 महीने में उस शेयर को बेचूंगा, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये ना बोले कि आपका तो मेन धंधा ही ये है और आपको टैक्स अपने बिजनेस के हिसाब से देना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ चीजें और है जिसके बारे में जानना जरूरी है। डिविडेंड, तो डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है तो, और अगर शेयर आपके पास में एज एन इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी इनकम जनरेट होगा अब आपको एज अ इनकम आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगता था, वो अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है। और अगर डिविडेंड उस शेयर पे आ रहा है जो कि आप स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखे हैं, तो अगर अपने बैलेंस शीट में या तो आप इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे या स्टॉक इन ट्रेड दिखाएंगे। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखे हैं तो डिविडेंड का इनकम जो है वो बिजनेस इनकम के रूप में टैक्स होगा। तो या तो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या डिविडेंड अगर स्टॉक इन ट्रेड से है तो बिजनेस इनकम के रूप में। इंडिविजुअल के लिए उतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनली सारा इनकम क्लब होके आपका सिंगल इनकम आता है जिस पे आपको टैक्स पे करते हैं। बट कंपनी के केस में सेग्रीगेशन में काफी इंपैक्ट आ जाता है, जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कंपनी फॉर्म करेंगे तो उसका इंपैक्ट आप समझ पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों डेरिवेटिव की बात करते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव भी एक एक्टिव ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है और आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स में किस तरह का टैक्स आपको देना पड़ता है। तो अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं या करेंसी में कर रहे हैं या कमोडिटी में कर रहे हैं, तो आपको ये नॉन स्पेकुलेटिव इनकम ट्रीट किया जाएगा। फनी बात यही है दोस्तों कि कैश मार्केट में आप अगर इंट्राडे करते हैं तो स्पेकुलेटिव इनकम होता है, बट डेरिवेटिव में अगर आप इंट्राडे करते हैं तो नॉन स्पेकुलेटिव, ये लॉ बना दिया गया है। तो ये नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है और आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब में
पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें कोई कैपिटल गेन का क्वेश्चन नहीं है। आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब आप इसको बिजनेस बना रखे हैं, तो आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब जो है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। अब देखिए, नॉर्मल टैक्स स्लैब जो है वो तो बड़ा ही सरल है और आप लोग कोई भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसका ओपिनियन ले सकते हैं। नेट पे बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे। नॉर्मल टैक्स स्लैब का मतलब हो गया सिर्फ टैक्स नहीं, टैक्स के बाद में सरचार्ज भी आता है और फिर एजुकेशन सेस भी आता है। वो तो देखिए, आपको, आप भी समझदार हैं तो आपको पता लग गया होगा अभी तक कि क्या आपका टैक्स स्लैब है। बट इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो का यही था आपको बताना कि अगर आप कैश मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बिजनेस के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा है, जिसका रेट हाई है, बिकॉज नॉर्मल टैक्स स्लैब एक पॉइंट पे जाके हाई टैक्स बर्डन आपके ऊपर ला सकता है। लेकिन आप अगर अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को और अपने स्ट्रैटेजीज को उस तरह से डिजाइन करें कि ये इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाया जा सके, तब फिर आप कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे, जिसका रेट रिलेटिवली लेसर है और आपको एक ऑप्टिमम अपने पैसों पे रिटर्न जनरेट करने का मौका मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं दोस्तों ये पसंद आया होगा आपको। एक छोटा सा प्रयास था आपको टैक्स लॉ के बारे में एक क्लैरिटी देने में। ये डॉक्यूमेंट भी मैं अपने लिंक में आपके साथ नीचे शेयर कर लूँगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर लें और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में डेफिनेटली कंसल्ट कीजिएगा, ताकि ये जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसका 100% क्लैरिटी आपको मिल जाए। मेरे ये वीडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरे काम को शेयर कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए और मैं और आपके लिए इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।